Hello everyone, I welcome you all. Now today we shall be discussing this small topic, that is clubbing of income. In fact, not as a discussion but as a revision we shall be studying this chapter. बहुत छोटा सा टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम. एग्जाम का इसका कोई खास वेटेज नहीं है, 2-4-5 मार्क्स मैक्सिमम इसका वेटेज है, जो इंडिपेंडेंटली आ सकता है या किसी क्वेश्चन में मर्ज होकर आ सकता है. नाउ ये जो चैप्टर है, इनफैक्ट इसको रिवाइज करने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि मैं इसके सारे प्रोविजंस आपको बतला दूंगा और प्रोविजंस के इर्द गिर्द जो भी बातें हैं वो भी थोड़ी बतला दूंगा. आपको आपके जो भी नोट्स हैं जिससे भी आप पढ़ते हैं वो नोट्स आप रेफर कर सकते हैं. ये वाले नोट्स जो हमारे नोट्स हैं क्लासरूम नोट्स वो रेफर कर सकते हैं. जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं. आपके हैंड रिटन नोट्स हैं या आपने कोई बुक रेफर कर रहे हैं, जो भी नोट्स हैं आप रेफर करें, उसको देखते जाएं. इस वीडियो को मल्टीपल टाइम सुने ताकि इन दी मल्टीपल रिविजन्स आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. एंड 2-3-4 रिविजन्स के बाद फिर उसके बाद आपको 2-3-4 बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर ये वीडियो वापस देखना चाहिए और उसमें खास तौर पे जो बोला गया है उसके साथ साथ रिपीट करते हुए खुद प्रोविजंस याद करने की कोशिश करनी चाहिए. सो विदाउट गोइंग इनटू एनीथिंग एल्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम. क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 60 to 65 में दिए गए हैं. नाउ बेसिक प्रिंसिपल जो इनकम टैक्स का है वो ये है कि इनकम टैक्स, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो जो व्यक्ति इनकम कमाता है उसी को इनकम टैक्स लगता है. पर ये जो चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, इस चैप्टर का बेसिक थीम है कि एक व्यक्ति की इनकम किसी और के हाथ में क्लब हो जाएगी. ठीक है, कि मान लो इनकम हुई है मुझे, बट इस प्रोविजंस में अगर वो चीजें फिट हो गई तो मेरी इनकम किसी और के हाथ में क्लब हो जाएगी. दैट इज द आइडिया. ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं इस चैप्टर में क्लबिंग ऑफ इनकम में. उन प्रोविजंस को हमको पढ़ना है एंड दैट इज द आइडिया. तो जैसे माइनर है उसकी इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी, ऐसे कुछ 4-5-6 प्रोविजंस दिए गए हैं. फटाफट से उनको पढ़ते हैं. हर प्रोविजन में बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स हैं. क्लबिंग प्रोविजन कब लगेगा और अगर क्लबिंग प्रोविजन लगेगा तो क्या होगा. ये 2 चीजें अपने को हर क्लबिंग प्रोविजन में पढ़ना है. आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 60. एज पर सेक्शन 60 यह क्लबिंग प्रोविजन कब लगेगा. सेक्शन 60 क्लबिंग प्रोविजन तब लगेगा व्हेन द असेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बट इनकम फ्रॉम दैट असेट इज ट्रांसफर्ड. तो मैंने किसी व्यक्ति को असेट नहीं ट्रांसफर किया पर उस असेट से होने वाली इनकम किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी. अगर ऐसा होता है तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा और मेरी इनकम किसी और के हाथ में क्लब हो जाएगी. ट्रांसफरी की इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्लब हो जाएगी. सो मिस्टर एक्स ने वाई को असेट नहीं ट्रांसफर किया. ठीक है, मान लीजिए एक्स के पास एक बैंक एफडी है 1 करोड़ रुपए की. एक्स ने वाई को 1 करोड़ की एफडी नहीं ट्रांसफर की पर यह कह दिया कि एफडी से होने वाली जो 6 लाख रुपए की इनकम है वो वाई को हो जाएगी. अगर ऐसा होता है तो वाई की जो भी 6 लाख रुपए की इनकम है, ट्रांसफरी वाई की जो भी इनकम है वो ट्रांसफरर एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगी. तो इस 6 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स मिस्टर एक्स को लगेगा. दैट इज द आइडिया ऑफ द क्लबिंग प्रोविजन नंबर 1. सो क्लबिंग प्रोविजन कब लगेगा? इफ द असेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बट द इनकम देयर फ्रॉम इज ट्रांसफर्ड. क्लबिंग विल अप्लाई, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर. फिर सेक्शन 61, असेट इज ट्रांसफर्ड बट द ट्रांसफर इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर. मतलब ट्रांसफरर को राइट है कि वो असेट को वापस ले सकता है या अगला ट्रांसफर ट्रांसफरर करेगा. दैट इज रिवोकेबल. ही कैन रिवोक और कैंसल द ट्रांसफर. तो अगर असेट ट्रांसफर किया गया है बट द ट्रांसफर इज रिवोकेबल तो ऐसी परिस्थिति में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा एंड द इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर. दैट इज द आइडिया. तो अगेन मिस्टर एक्स ने वाई को असेट तो ट्रांसफर कर दिया पर यह ट्रांसफर रिवोकेबल है. एक्स इस असेट को वापस ले सकते हैं या इस असेट को भविष्य में बेचने का राइट एक्स को ही है. अगर ऐसा है तो यह रिवोकेबल ट्रांसफर है. वाई को इससे जो भी इनकम होगी वो एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगी. सो सिंपल प्रोविजन ये है, इफ द असेट इज ट्रांसफर्ड बट द ट्रांसफर इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर, क्लबिंग विल अप्लाई एंड इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर. फिर तीसरा क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 64
Subsection 1, clause 4, 64(1)(4). As per this section, if the asset is transferred to spouse without adequate consideration and not under an agreement to live apart, तो तीन पार्ट्स, तीन चीजें हैं, तीन कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल होती है तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है। असेट इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, हस्बैंड ने वाइफ को असेट ट्रांसफर किया या वाइफ ने हस्बैंड को असेट ट्रांसफर किया। दिस ट्रांसफर इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देयर इज नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, एंड द ट्रांसफर इज नॉट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो हस्बैंड ने वाइफ को असेट फ्री में या सस्ते में दिया या वाइफ ने असेट हस्बैंड को फ्री में या सस्ते में दिया। अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांसफरी को जो भी इनकम होती है वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब हो जाएगी। तो हस्बैंड ने, एक्स ने अपनी वाइफ को 1 करोड़ का असेट फ्री में दिया, तो वाइफ को उस असेट से जितनी भी इनकम होती है, से 6 लाख रुपए की, वो 6 लाख रुपए की इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। दैट इज द सिंपल प्रोपोजिशन विच इज देयर। अगर उन्होंने असेट सस्ते में दिया होता कि 1 करोड़ का असेट उन्होंने से 40 लाख रुपए में दिया है, अगर 1 करोड़ का असेट उन्होंने सस्ते में दिया होता तो जितना कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है उस प्रोपोर्शन में क्लबिंग हो जाती। जैसे यहाँ पर 60% इनएडिक्वेट है, पैसे कम लिए 60%, तो 60% इनएडिक्वेट है, 60% इनकम जो वाइफ को होती वो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाती। सो इफ द असेट इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, द ट्रांसफर इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन and it is not under an agreement to live apart, clubbing will apply, income will be clubbed in the hands of the transferor spouse. उसके अलावा अगर adequate consideration है तो clubbing नहीं होगी obviously। उसके अलावा अगर agreement to live apart है तो भी clubbing नहीं होगी। प्रोविजन में ही दिया है कि it is not under an agreement to live apart, तो अगर दोनों अलग रहने के कोई समझौते के अंतर्गत ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्लबिंग नहीं होगी। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप 2 समय होना चाहिए, तभी ये क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। जब असेट ट्रांसफर किया गया था तब, और जब इनकम कमाई गई तब, दोनों समय द रिलेशनशिप शुड बी देयर बिटवीन द स्पाउस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट एंड एट द टाइम ऑफ अर्निंग ऑफ इनकम। अगर ये रिलेशनशिप किसी भी एक समय नहीं है तो क्लबिंग नहीं होगा। तो ये कुल मिला के प्रोविजन है। इफ द असेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, नॉट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, and it is between spouse, asset transferred to spouse not under an agreement to live apart, and it is transferred without adequate consideration, तो ऐसी परिस्थिति में क्लबिंग होगा। एंड देन अगर इनमें से कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्लबिंग नहीं होगा। कंसिडरेशन एडिक्वेट है, या इट इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, या द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इट डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट और एट द टाइम ऑफ अर्निंग ऑफ इनकम। इनमें से कुछ भी होता है तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये अपना सेक्शन 64(1)(4) प्रोविजन हो गया। अब इसके बाद अगले क्लबिंग प्रोविजन पर आते हैं 64(1)(6। काफी हद तक 64(1)(4) जैसा ही प्रोविजन है, बस यहां पर डिफरेंस ये है दैट द असेट इज ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ इंस्टेड ऑफ स्पाउस। ये प्रोविजन बात करता है सन्स वाइफ की। तो एज पर दिस प्रोविजन, असेट इज ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ये डेट वगैरह पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। असेट इज ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो फादर इन लॉ ने या मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ को अगर कोई असेट ट्रांसफर किया है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्री और इट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, फ्री में या सस्ते में असेट दिया है, तो ये क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। असेट इज ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ और इट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो क्लबिंग अट्रैक्ट होगा। इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो भी ट्रांसफरर हैं उनके हाथ में इनकम क्लब हो जाएगी। अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो प्रोपोर्शनेट इनकम जो भी कमाई जाएगी वो इनके हाथ में क्लब हो जाएगी। उसके अलावा अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो क्लबिंग नहीं लगेगा। एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, that should remain both at the time of transfer of asset and at the time of earning of income। जैसा वहां पर था वैसा यहाँ भी बात है कि उनका जो रिलेशनशिप है बिटवीन पेरेंट इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ वो दोनों समय होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट एंड एट द टाइम ऑफ अर्निंग ऑफ इनकम। अगर ये रिलेशनशिप दोनों समय नहीं है तो क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये अपना अगला प्रोविजन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रोविजन आता है 64(1)(7। देखिए सारे ये 64(1) सीरीज है,
जितने भी अभी बात कर रहे हैं अपन रिलेशनशिप वाली, स्पाउस, सन्स वाइफ, तो अभी अगला क्लॉज है 6417 एंड 6418। सेक्शन नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ रेफरेंस आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एज पर दिस प्रोविजन दे आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। असेट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन और टू एओपी। तो असेसी ने कोई ट्रस्ट में कोई इंडिविजुअल को असेट ट्रांसफर किया, ये असेट ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। असेसी ने एक ट्रस्ट बना लिया और ट्रस्ट में एक असेट दे दिया। ये असेट दिया गया ट्रस्ट को अंडर एन अंडरस्टैंडिंग कि ट्रस्ट इस असेट को यूज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। असेट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन and it is transferred without adequate consideration. It is transferred for the benefit. इससे जो बेनिफिट होने वाला है इमीडिएट भी हो सकता है या डेफर्ड भी हो सकता है। तो हाथों हाथ बेनिफिट हो सकता है या लॉन्ग रन में बेनिफिट हो सकता है। किसका? स्पाउस का, सन्स वाइफ का। ठीक है, या तो स्पाउस का या सन्स वाइफ का। बेसिकली इनडायरेक्ट ट्रांसफर की वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। तो फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने, हस्बैंड ने, वाइफ ने, जिन्होंने भी एसेट ट्रांसफर किया है टू अ थर्ड पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, तो ऐसी परिस्थिति में क्लबिंग विल अप्लाई, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। एंड देन यहां पर प्रोपोर्शनेट क्लबिंग का कंसेप्ट है कि अगर कंसिडरेशन कुछ लिया है तो जितना इनएडिक्वेट है टू दैट एक्सटेंट क्लबिंग विल अप्लाई। अब अगला प्रोविजन आता है सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, यहां पर जो बात कही गई है वो कुछ इस प्रकार से है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर ऑफ HUF, it is transferred or blended to the HUF. So there is an individual property of the member of the HUF and it is transferred to the HUF. तो मिस्टर X जो कि HUF के मेंबर हैं, उन्होंने HUF को असेट ट्रांसफर किया and this transfer is without adequate consideration. So Mr. X ने HUF को असेट ट्रांसफर किया and this transfer is done without adequate consideration. अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई एंड एज पर दिस क्लबिंग प्रोविजन इनकम देयर फ्रॉम वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर जिन्होंने ये असेट HUF को ट्रांसफर किया है। तो X ने अगर ये असेट HUF को ट्रांसफर किया है, ऐसी परिस्थिति में X के हाथ में ये क्लब हो जाएगा। इनकम जो भी होने वाली है वो X के हाथ में क्लब हो जाएगी। यहाँ पर सभी क्लबिंग में आप देखो जितने भी रिलेशनशिप वाले हैं 64 वाले, सब में देयर इज अ कंडीशन दैट इट इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट है तो क्लबिंग नहीं लगेगा, इनएडिक्वेट है तो प्रोपोर्शनेट क्लबिंग लगेगा। ठीक है, जैसा हम हर क्लॉज में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक्सटेंडेड बात भी कही गई है कि मिस्टर X ने असेट HUF को ट्रांसफर किया था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, क्लबिंग लग रहा था और क्लबिंग हो रहा था इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर X। X ने एक असेट HUF को ट्रांसफर किया था एंड दिस असेट वाज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, क्लबिंग लग रहा था और क्लबिंग हो रहा था इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर X। थोड़े दिनों बाद HUF के पार्टीशन पर यह असेट उन्होंने पार्टीशन के समय HUF ने X की वाइफ को दे दिया। तो ऐसा यहां पर दिया हुआ है, इफ सब्सिक्वेंटली ऑन द पार्टीशन, इस HUF का पार्टीशन हुआ और इस पार्टीशन के समय ये जो असेट है, ये असेट उस इंडिविजुअल को ही वापस मिल गई या फिर उनके स्पाउस को मिल गई। तो ये असेट पार्टीशन के समय उनको खुद को या उनके स्पाउस को मिल गई, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि क्लबिंग फिर कंटिन्यू होगा। खुद को मिल गई तो खुद ही की असेट हो गई और क्लबिंग की बात ही नहीं है, वो वैसे भी खुद को टैक्स हो जाएगी। पर पार्टीशन पर अगर ये असेट स्पाउस को मिल गई तो ये असेट मिस्टर असेसी के हाथ में, मिस्टर X के हाथ में, क्लबिंग इसकी कंटिन्यू होगी। द क्लबिंग विल कंटिन्यू। X ने असेट HUF को दिया, X के हाथ में क्लब होता है, पार्टीशन पे ये असेट X की वाइफ को मिल गया, स्टिल क्लबिंग होगा और X के हाथ में ही इनकम टैक्सेबल होगी। तो इस प्रकार से ये प्रोविजन है। फिर अगला प्रोविजन आता है 6412। सेक्शन 6412 जो है, इट टॉक्स अबाउट द अगेन रिलेशनशिप ऑफ स्पाउस एंड यहां पर बात आ रही है सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन।
सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन विच इज रिसीव्ड बाय वन स्पाउस वेयर द अदर स्पाउस हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो एक कंसर्न है जहां पर हम कह सकते हैं कि वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और हस्बैंड को वहां से कुछ सैलरी वगैरह मिलती है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, हस्बैंड को सैलरी मिल रही है, हस्बैंड की जो भी सैलरी है वो वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगी। या उल्टा हो सकता है कि हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, उस कंसर्न से वाइफ को सैलरी मिल रही है, तो वाइफ की जो भी सैलरी है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। अब यहां देखिए क्लबिंग प्रोविजन लगने के लिए जो कंडीशन दी गई है वो देखिए। पहली कंडीशन है दैट वन स्पाउस हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो यहां पे रिलेशनशिप है स्पाउस का, भाई बहन या पेरेंट्स, सन, चिल्ड्रन, ये कोई रिलेशन नहीं। यहां पर जो रिलेशनशिप है वो है सिर्फ और सिर्फ स्पाउस का, इवन सन्स वाइफ की भी बात नहीं की गई है। अब स्पाउस रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ। नाउ एक कंसर्न है, एक प्रोप्राइटरी कंसर्न हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, किसी भी प्रकार की कंसर्न हो सकती है। एक कंसर्न है जहां पर एक स्पाउस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, से हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब एक कंसर्न है उसमें हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब जहां पर उनका अलोंग विथ हिज रिलेटिव्स 20% शेयर है। 20% शेयर प्रॉफिट में या वोटिंग राइट्स में। अगर कंपनी है तो वोटिंग राइट्स की बात कर लो, अदर देन कंपनी है तो प्रॉफिट की बात कर लो। तो हस्बैंड का एक कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, 20% उनका उस कंसर्न में राइट है, ही हैज अ कंट्रोल। अब इस कंसर्न में हस्बैंड का तो राइट है, उस कंसर्न से सैलरी दी जा रही है उनकी वाइफ को। अब वो सैलरी के नाम से दी जा रही है, कमीशन के नाम से दी जा रही है, फीस के नाम से दी जा रही है, या और कोई फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, ठीक है, उसको कोई भी नाम से फीस, सैलरी, इस तरह की पेमेंट कर रहे हो आप। अब ये जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, जो नेचर दिया है वो उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो हस्बैंड का एक कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और से वाइफ को वहां से सैलरी मिल गई, तो दिस क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई। एंड एज पर दिस क्लबिंग प्रोविजन द सिंपल थिंग इज द इनकम ऑफ द सेकंड स्पाउस, जिनको सैलरी मिल रही है, वाइफ की सैलरी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड। दैट इज द बेसिक थिंग। बट यहां पर एक एक्सेप्शन और दिया हुआ है और वो ये है कि अगर दोनों का सब्सटैंशियल एक एक्सेप्शन दिया है और वो ये है कि अगर इनकम स्किल से कमाई गई है, इफ इट इज आउट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ स्किल, तो ऐसी परिस्थिति में क्लबिंग नहीं अट्रैक्ट होगा एंड इनकम जिसने कमाई है उसी के हाथ में ये टैक्सेबल होगी। अब यहाँ पे 3-4 छोटी छोटी बातें। एक तो ये एक्सेप्शन है कि अगर इनकम स्किल से कमाई गई है तो ऐसी परिस्थिति में क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं होगा और जिसने इनकम कमाई उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। दूसरी इसी से कनेक्टेड एक छोटी सी बात है कि स्किल के लिए क्या हमको डिग्री देखनी है या एक्सरसाइज ऑफ एक्चुअल स्किल देखना है। मतलब मान लीजिए एक कंसर्न है जहां पर वाइफ भी वर्क करती हैं और वो फाइनेंस देखती है, तो हमको ये देखना है कि वो फाइनेंस की कोई प्रोफेशनल है, सीए, एमबीए है क्या, या फिर नई भी है तो भी अगर वो फाइनेंस का काम देखती हैं तो चलेगा। तो कोर्ट्स का ये कहना है कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके पास एमबीए वगैरह की डिग्री नहीं भी हो, सीए की डिग्री नहीं भी हो, तो भी अगर वो फाइनेंस देखती हैं तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं अट्रैक्ट होगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात है कि अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो क्या होगा। तो अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो क्लबिंग ऐसी परिस्थिति में उनके हाथ में की जाएगी जिनका अदर टोटल इनकम ज्यादा है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है एक कंसर्न में। अब ऐसी परिस्थिति में हमको ये देखना पड़ेगा कि उनकी अदर इनकम क्या है। जिसकी अदर इनकम ज्यादा है उसी के हाथ में दोनों की सैलरी क्लब कर दी जाएगी, ऐसा लॉ में दिया है। बेसिकली जिसकी अदर इनकम ज्यादा है वो ज्यादा स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा, उसी के हाथ में सारी इनकम जोड़ दो तो उससे ज्यादा टैक्स मिल जाएगा। सो दैट इज द आइडिया ऑफ द एंटायर थिंग। अब ये 3 बातें हो गई अपनी, है ना, ये इसके साथ ये वाला क्लबिंग प्रोविजन हो जाता है। बेसिकली व्हाट आई हैव सेड इज इफ वन स्पाउस हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, अदर स्पाउस गेट्स सैलरी, कमीशन, फीस और रेम्यूनरेशन, तो ऐसी परिस्थिति में जो सेकेंड स्पाउस को इनकम हो रही है that will be clubbed in the hands of first spouse। यहाँ पर छोटी छोटी बातें मैंने बताई कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% या उससे ज़्यादा उनका शेयर है। फिर अगर स्किल से इनकम कमाई गई है तो क्लबिंग नहीं होगा। स्किल मतलब डिग्री नहीं, एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल नॉलेज, एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज, वॉट एवर इट इज। और फिर आखिरी बात आती है कि अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न में तो जिसकी अदर इनकम ज़्यादा है उसी के हाथ में सारी इनकम क्लब कर दी जाएगी।
अब अगला क्लबिंग प्रोविजन आता है सेक्शन 64 क्लॉज 1A, सब सेक्शन 1A। सेक्शन 64 1A काफी पॉपुलर क्लबिंग प्रोविजन है और ये क्लबिंग प्रोविजन कहता है कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। तो यहां पर बात की जा रही है माइनर की। माइनर मतलब ऐसा व्यक्ति जो 18 साल या उससे कम एज का है। माइनर चाइल्ड, ठीक है, तो पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप की बात की जा रही है। माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, इंक्लूसिवली दी गई है और कहा गया है चाइल्ड इंक्लूड्स अ स्टेप चाइल्ड एज वेल एज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। तो चाइल्ड, माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, या तो फादर के हाथ में या मदर के हाथ में। माइनर चाइल्ड जनरली खुद इनकम कमाने के कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। लॉ मेकर्स को लगा कि उनके जरिए टैक्स प्लानिंग की जा सकती है, उनकी इनकम दिखाकर टैक्स, उनका स्लैब का बेनिफिट लिया जा सकता है। तो सरकार ने ये कहा कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब कर दी जाए। अब माइनर चाइल्ड की इनकम किन पेरेंट के हाथ में क्लब की जाए, फादर या मदर? तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो ऐसी परिस्थिति में क्लबिंग नहीं होगा और खुद माइनर की इनकम माइनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर एक ही पेरेंट अलाइव है, एक पेरेंट की डेथ हो गई और एक ही पेरेंट अलाइव है, तो जो पेरेंट अलाइव हैं उनके हाथ में इनकम क्लब हो जाएगी। और अगर दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं और दोनों साथ में रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जिसकी अदर टोटल इनकम ज्यादा है, फादर या मदर जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, उसके हाथ में इनकम क्लब हो जाएगी। एंड देन अगर दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं पर अलग अलग रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जिसके साथ भी माइनर रहता है उसके हाथ में इनकम क्लब हो जाएगी। तो ये 4 अलग अलग सिनेरियो दिए गए हैं। अगर दोनों पेरेंट की डेथ हो चुकी है तो क्लबिंग नहीं होगा। एक पेरेंट अलाइव है तो जिनके साथ जो अलाइव है उनके हाथ में क्लब हो जाएगा। ये दोनों अलाइव हैं पर अलग अलग रहते हैं तो जिनके साथ माइनर रहता है उनके हाथ में क्लब हो जाएगा। और दोनों अलाइव हैं और मैरिज सब्सिस्ट करती है, दोनों साथ में रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में माइनर की इनकम फादर या मदर जिसकी इनकम ज्यादा है उनके हाथ में क्लब हो जाएगा। अब जनरल रूल ये है कि माइनर चाइल्ड जितने भी हैं उनकी इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। पर अगर माइनर इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर सेक्शन 80U तो ऐसी परिस्थिति में क्लबिंग नहीं होगा और माइनर की इनकम खुद माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो एक तो ये पॉइंट है, एक्सेप्शन दिया है। और दूसरा ये है कि अगर माइनर ने अपनी स्किल से, टैलेंट, स्किल और मैनुअल वर्क, ऐसी लैंग्वेज लिखी है, बेसिकली स्किल हम कह लेते हैं, माइनर ने अपनी स्किल से, अपने एफर्ट से इनकम कमाई है तो क्लबिंग नहीं होगा। तो ये दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पर आता है। एंड जनरली माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी, पेरेंट्स की इनकम हो जाएगी। पर यहाँ पर भी हमको कुछ छोटी छोटी बातें याद रखने की है, ठीक है। एक तो ये एक्सेप्शंस है कि माइनर अगर डिसेबल्ड है तो माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी, और माइनर ने स्किल से इनकम कमाई है तो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। दूसरी बात, अब इस प्रोविजन में 3-4-5 छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात यह है कि हमें यह देखना है कि किसकी अदर इनकम ज्यादा है। अगर दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं, दोनों साथ में रहते हैं, जो कि हम कह सकते हैं 100 में से 99% केसेस में यही होगा कि माइनर की इनकम किस पेरेंट के हाथ में क्लब होगी, दोनों अलाइव है, साथ में रहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हमको हर साल नहीं देखना है कि किसकी इनकम ज्यादा है, फर्स्ट ईयर देखना है। फर्स्ट ईयर हमको ये देखना है कि किसकी इनकम ज्यादा है, मदर या फादर। अगर फादर की इनकम ज्यादा है तो हर साल फादर के हाथ में इनकम क्लब होगी। मदर की इनकम ज्यादा है तो हर साल मदर के हाथ में इनकम क्लब होगी। एवरी ईयर यू डोंट हैव टू सी कि किसकी इनकम ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि वैसे तो अपने को हर साल नहीं देखना है, फर्स्ट ईयर देख लिया तो उसी के हाथ में क्लबिंग होता रहेगा। बट अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, जैसे पहले साथ में रहते थे तो फादर के हाथ में क्लबिंग होती थी, कुछ साल बाद वो अलग हो गए तो एंड अब वो चाइल्ड मदर के साथ रहता है, तो इफ यू कन्विंस द एओ कि अब फादर के हाथ में क्लबिंग नहीं होनी चाहिए, फादर ने कन्विंस किया कि अब मैं क्यों टैक्स दूं उसके ऊपर, मेरे हाथ में इनकम क्लब नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्लबिंग नहीं होगा एंड फादर के हाथ में इनकम क्लब नहीं की जाएगी। यहाँ पर चाइल्ड की डेफिनेशन जैसा मैंने बताया, चाइल्ड इंक्लूड्स अ स्टेप चाइल्ड एंड एन अडॉप्टेड चाइल्ड, वो भी दिया गया है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है, पर चाइल्ड पर ईयर सेक्शन 1032 के अंतर्गत 1500 रुपए तक का एग्जम्पशन दिया गया है। तो मान लो किसी के 3 चिल्ड्रन है तो चाइल्ड 1 के लिए 1500 तक का एग्जम्पशन है, चाइल्ड 2 के लिए 1500 तक का एग्जम्पशन है, चाइल्ड 3 के लिए 1500 तक का एग्जम्पशन है। तो जैसे चाइल्ड 1 की इनकम 1600 रुपए है, फादर के हाथ में क्लब हो गई
तो 1600 माइनस 1500 नेट 100 रुपए ही फादर के हाथ में टैक्सेबल होंगे। और से चाइल्ड 3 की इनकम 1200 है तो 1200 फादर के हाथ में क्लब हो गई और 1200 पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो हर चाइल्ड के लिए 1500 रुपए का एग्जम्पशन दिया गया है मैक्सिमम। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर जब आप क्वेश्चंस करते हैं। उसके अलावा ये बात याद रखने की कि माइनर की इनकम अगर स्किल से होती है तो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होती है, पर वो जो स्किल वाली इनकम है वो इनकम को इन्वेस्ट कर कर और इनकम होती है। स्किल वाली इनकम को इन्वेस्ट कर कर अगर और इनकम होती है तो वो इनकम जरूर से स्किल वाली इनकम तो हुई नहीं। जैसे माइनर ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और 1 लाख रुपए कमाए, वो 1 लाख रुपए उसी के हाथ में टैक्सेबल है, पर वो 1 लाख रुपए को बैंक में जमा करके ब्याज कमाया, तो वो जो ब्याज है वो स्किल वाली इनकम तो है नहीं, वो ब्याज की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और वो है स्किल वाली इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। उस स्किल वाली इनकम एक इन्वेस्टमेंट के रूप में फिर और इन्वेस्ट किया गया, उससे जो इनकम होती है वो तो क्लब हो सकती है। तो एक छोटी सी बात है और ध्यान रखने की। नाउ विद दिस सेट बेसिक क्लबिंग के प्रोविजंस हो जाते हैं। माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, ये वाला क्लॉज भी हो जाता है, बाकी सब क्लॉज भी हो जाते हैं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए क्लबिंग में। एक बात तो ये याद रखनी चाहिए कि इनकम विल बी क्लब्ड एंड इनकम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर किसी व्यक्ति ने से रिवोकेबल ट्रांसफर किया और रिवोकेबल ट्रांसफर करने के बाद सामने वाले को ट्रांसफरी को इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, तो वो क्लब हो जाएगा। प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो वो भी क्लब हो जाएगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव इनकम भी क्लब होगी, इनकम में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। इनकम क्लब होगी, इनकम इंक्लूड्स ऑल इनकम, इवन कैपिटल गेन विल बी क्लब्ड। ठीक है, लॉस है तो वो भी क्लब होगा, से मतलब है कि जैसे ए ने एसेट बी को ट्रांसफर किया तो ए के हाथ में क्लब हो जाएगा वो लॉस, ए उस लॉस का सेट ऑफ वगैरह ले सकता है। आई एम जस्ट क्लेरिफाइंग इट। फिर मैंने अभी बताया कैपिटल गेन भी क्लब हो जाएगा। एग्जम्प्ट इनकम क्लब नहीं होगी क्योंकि इनकम क्लब होती है, इनकम क्लब होकर उसको टैक्स किया जाता है। जब इनकम ही एग्जम्प्ट है तो क्लबिंग करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर इनकम क्लब होगी, इनकम से इनकम जो होती है वो क्लब नहीं होगी। तो हस्बैंड ने वाइफ को से 2 लाख रुपए दिए, वाइफ ने उस 2 लाख रुपए से 50,000 रुपए कमाए। ठीक है, हस्बैंड ने 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए से वाइफ ने 50,000 कमाए, ये 50,000 हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएंगे। अब वाइफ ने उस 50,000 को इन्वेस्ट करके और 5,000 कमाए, ये 5,000 क्लब नहीं होंगे, इनकम क्लब होगी, इनकम से होने वाली इनकम क्लब नहीं होगी। ऐसा प्रिंसिपल है, याद रखने की बात है। उसके अलावा 1-2 बातें और मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं इन 2 आखिरी के पॉइंट्स पर और आता हूं। एक एस्पेक्ट ये है कि एज पर दी क्लबिंग प्रोविजंस 2 ही केसेस हैं जहां स्किल वाली इनकम किसी और के हाथ में क्लब नहीं होती है। माइनर चाइल्ड को अगर स्किल से इनकम होती है तो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होती है। उसी हिसाब से मैंने बताया कि एक स्पाउस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दूसरे स्पाउस को सैलरी वगैरह मिलती है तो वहां पर क्लबिंग प्रोविजन नहीं अट्रैक्ट होता है। स्किल से अगर इनकम होती है तो फिर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता है। बाकी दूसरे जितने भी क्लॉजेस हैं उसमें स्किल का कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो हस्बैंड ने वाइफ को 2 लाख रुपए दिए, वाइफ ने वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक बिजनेस में और अपनी स्किल से 50,000 कमाए, तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा और वाइफ को जो भी इनकम होती है इस 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे वो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। तो स्किल वाला जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ माइनर चाइल्ड और सैलरी वाले क्लॉज में है, बाकी किसी क्लॉज में नहीं है। बाकी क्लॉज में स्किल से भी इनकम होती हो तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये याद रखने की बात है। दूसरी बात, यहां पर एक एस्पेक्ट और दिया गया है कि इट में सो हैपन कि जैसे स्पाउस वाली अपन एग्जांपल लेते हैं, बाकी ये चीज दूसरे केसेस में भी फिट हो सकती है। हस्बैंड ने वाइफ को 5 लाख रुपए दिए, वाइफ के पास खुद के पास भी 3 लाख रुपए थे और 5 लाख और 3 लाख टोटल 8 लाख रुपए वाइफ ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, कहीं इन्वेस्ट किए और उस 8 लाख रुपए पर उनको इनकम हुई। अब 8 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए गए हैं उसमें कुछ पैसा हस्बैंड के द्वारा दिया गया है, कुछ पैसा वाइफ का खुद का है। तो क्या क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा? तो उसका जवाब यहां पर दिया है कि प्रोपोर्शनेटली इनकम क्लब होगी। बड़ा लॉजिकल है, हस्बैंड ने 5 लाख रुपए दिए तो उस प्रोपोर्शन में जो इनकम होती है, हस्बैंड ने 5 दिए, वाइफ ने 3 इन्वेस्ट किए,
तो उस प्रपोर्शन में जो इनकम होती है उतनी इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। एक तो ये बात ध्यान रखने की है। दूसरी बात यह है कि साल में ऐसा कई बार हो सकता है कि कुछ पैसा हस्बैंड ने दिया, कुछ फिर और वाइफ के पास भी सेविंग्स थी, वहां से लगाया गया। तो हमको प्रोपोर्शनेट जो करना है वो कब का करना है, मतलब साल के पहले दिन का, आखिरी दिन का, डे टू डे कब का करना है। तो उसका जवाब भी दिया गया है कि हमको ओपनिंग डे का फिगर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का एक फॉर्मूला दिया गया है। हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए, वाइफ ने उसको इन्वेस्ट किया, खुद के भी पैसे और मिलाकर इन्वेस्ट किया, तो प्रोपोर्शनेट इनकम क्लब होगी। प्रोपोर्शनेट इनकम जैसे बिजनेस इनकम हुई वाइफ को उससे, ये बिजनेस इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, तो हस्बैंड और वाइफ का टोटल मिला के कितना इन्वेस्टमेंट है, और ये फिगर अपने को साल के शुरू के दिन का लेना है, फर्स्ट डे का, क्योंकि साल के बीच में भी कई चेंजेस आ सकते हैं ना, तो अपने को ओपनिंग फिगर लेना है। तो साल के शुरू में मान लो हस्बैंड का इन्वेस्टमेंट, हस्बैंड ने जो वाइफ को पैसे दे दिए थे वो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है, और वाइफ के खुद के पैसे उसने 3 लाख रुपए लगाए, तो 8 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया साल के पहले दिन। साल के बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। और अब हस्बैंड ने जो दिया था उसको न्यूमरेटर ले लो, 5 लाख रुपए के रेशो में बांटना है। 8 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख हस्बैंड का शेयर है, उस रेशो में बांट के हमको निकालना है कि प्रोपोर्शनेट इनकम वाइफ को कितनी है, वो इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। आई विल जस्ट रिपीट द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज कि वाइफ का भी कुछ पैसा है, हस्बैंड का भी कुछ पैसा है, वो वाइफ ने एक प्रोप्राइटरी कंसर्न में इन्वेस्ट किया। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वाइफ को जो इनकम हो रही है उसकी प्रोपोर्शनेट इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी। जितना हस्बैंड का शेयर है उतनी इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी। ये शेयर किस दिन का देखेंगे, ये पूरे फॉर्मूला की थीम वो है, और वो शेयर देखेंगे साल के ओपनिंग डे का। ओपनिंग डे जो भी हस्बैंड का शेयर है और टोटल इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से ये क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। फिर अगर वाइफ ने यही पैसा प्रोप्राइटरी कंसर्न में इन्वेस्ट करने की जगह पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया, तो वाइफ ने ये पैसा पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया, फॉर्म से जो इनकम वाइफ को हो रही है वो प्रॉफिट नहीं है, इस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम हो रही है वो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट इनकम जो है वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगी। प्रोप्राइटरी कंसर्न में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस इनकम क्लब होगी, और अगर पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट इनकम क्लब होगी। हस्बैंड के हाथ में ये इनकम क्लब हो जाएगी। हस्बैंड ने 5 लाख रुपए दिए, वाइफ ने 3 लाख रुपए अपने लगाए, टोटल 8 लाख रुपए उन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट किए। इस फॉर्म से जो इंटरेस्ट मिलता है वाइफ को, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा 5 लाख के रेशो में। 5 लाख इन माय एग्जांपल हस्बैंड ने दिए थे ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 लाख, तो 5 लाख के रेशो में ये अमाउंट हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। एंड अगेन ये फिगर्स जो हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के, ये साल के पहले दिन देखेंगे। तो ये एक और छोटी सी बात है जो हमको ध्यान रखने की बात है। उसके बाद आखिरी बात आती है, आखिरी की 2 बातें आती है। एक एक क्रॉस ट्रांसफर का कंसेप्ट है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और पहले ऐसे कुछ लोगों ने क्रॉस ट्रांसफर चालू कर दिया था। ए अगर अपने रिलेटिव को असेट देता है तो क्लबिंग हो सकता है। ए ने वाइफ को असेट ट्रांसफर किया तो क्लबिंग हो सकता है। बी अपने रिलेटिव को असेट देता है तो क्लबिंग हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया था कि ए ने असेट बी के रिलेटिव को ट्रांसफर किया, और बी ने उतनी ही वैल्यू का असेट ए के रिलेटिव को ट्रांसफर कर दिया टू अवॉइड द क्लबिंग। 10 लाख का एक असेट ए ने बी के रिलेटिव को ट्रांसफर किया, और 10 लाख का एक असेट बी ने ए के रिलेटिव को ट्रांसफर कर दिया टू अवॉइड द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में केशव जी मोरारजी के केस में कहा था कि ये एक टैक्स बचाने का आइडिया है, कंसेप्ट है, एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज अ फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन टू अवॉइड द टैक्सेस। तो हम इसको नहीं मानते, और उन्होंने कहा था क्लबिंग अट्रैक्ट होगी। अब क्लबिंग कैसे अट्रैक्ट होगी ये समझिए। ए ने 10 लाख का असेट बी के रिलेटिव को दिया, इससे जो भी इनकम होगी वो बी के हाथ में क्लब हो जाएगी। ध्यान देना, ए ने 10 लाख का असेट बी के रिलेटिव को दिया, इससे जो भी इनकम होगी वो बी के हाथ में क्लब हो जाएगी, और बी ने से 10 लाख का असेट ए के रिलेटिव को दिया, इससे जो भी इनकम होगी वो ए के हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से क्लबिंग होगा एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट केशव जी मोरारजी। फिर रिकवरी ऑफ टैक्स। अब हमने कहा ए ने एक असेट बी को ट्रांसफर किया, और इससे जो भी इनकम होगी वो ए के हाथ में क्लब हो जाएगी अगर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं तो इनकम कमाई बी ने, पर
इनकम क्लब हो जाएगी ए के हाथ में, इनकम पे टैक्स देने की जिम्मेदारी ए की हो गई। ए का कहना है साहब मैं कैसे दूंगा टैक्स, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ए ने असेट बी को ट्रांसफर कर दिया, उससे इनकम बी को होती है। अब वो इनकम बी को होती है, टैक्स मुझे देना है, मैं कहां से दूंगा साहब टैक्स, मैंने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम रिकवरी करेंगे ए से, मुझसे, पर मुझसे अगर टैक्स नहीं रिकवर हो पाया तो दे विल डू द रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम बी, द ट्रांसफरी। तो अल्टीमेटली द आइडिया इज कि सरकार का हित कहीं सफर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग ट्रांसफर कर देते, कहते साहब मेरे हाथ में कर लो क्लब, मेरे पास तो पैसे ही नहीं अब। तो उस चीज को भी काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी और वॉट एवर इट इज, क्लबिंग होगा। बट अगर उससे रिकवर नहीं हो पाया तो जो सच में कमा रहा है इनकम, जिसके हाथ में असेट गया या जो इनकम कमा रहा है, उससे रिकवर किया जाएगा। हस्बैंड ने असेट वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, वाइफ की इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी, पहले हस्बैंड से रिकवरी कर लेंगे, उससे नहीं हो पाई तो फिर वाइफ से वो टैक्स रिकवर किया जाएगा। एक आखिरी चीज और बता देता हूं इस चैप्टर में, और वो आखिरी चीज ये है कि क्लबिंग प्रोविजंस और गिफ्ट टैक्स में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, पर दोनों अलग अलग प्रोविजंस है और अलग फील्ड में ऑपरेट करते हैं। ए ने 10 लाख का असेट बी को दिया, गिफ्ट टैक्स में हमारा असेसी बी है जिसको गिफ्ट मिला, और 10 लाख वैल्यू है, 10 लाख का असेट बी को मिला है। बी को गिफ्ट टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, 10 लाख पे लगेगा या नहीं लगेगा, वो झगड़ा गिफ्ट टैक्स का झगड़ा है, ठीक है। और वहां पर गिफ्ट टैक्स एक अलग लॉ है जिसमें क्या रिलेटिव है तो एग्जम्प्ट है और कई सारी बातें हैं। ए ने एक असेट 10 लाख का बी को दिया, बी ने उस असेट को इन्वेस्ट करके 2 लाख रुपए कमाए। ये 2 लाख रुपए, यहां पर वैल्यू 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ए देगा या बी देगा, ये क्लबिंग का आइडिया है। और अगर हम कहते हैं क्लबिंग हो जाएगा तो इनकम भले ही बी कमाएंगे पर उस पर टैक्स ए देगा। तो यहां पर असेसी ट्रांसफरर है ए, उसके हाथ में 2 लाख रुपए की क्लबिंग की हम बात कर रहे हैं। असेट 10 लाख का ट्रांसफर किया पर उसको इन्वेस्ट करके बाद में जो इनकम कमाई गई वो क्लब होने की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग फील्ड है। क्लबिंग में असेसी ट्रांसफरर है, उसके हाथ में इनकम क्लब होती है। गिफ्ट टैक्स में असेसी ट्रांसफरी है, उसको गिफ्ट मिला है और उसके हाथ में पूरी असेट की वैल्यू को गिफ्ट मानते हुए टैक्स करने की बात आती है। तो दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग रखना उनको, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनका हम कह सकते हैं दे ऑपरेट इन डिफरेंट फील्ड्स। अब जस्ट टू कंक्लूड इट, मैं ऐसा करता हूं कि क्लबिंग प्रोविजंस को एक बार बहुत क्विकली रिकॉल कर देता हूं, और मेरा ये कहना है कि ये बार बार आप जितनी बार खुद रिपीट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लबिंग प्रोविजंस मतलब सिर्फ प्रोविजन, और बाकी एक्स्ट्रा बातें जो बताई वो कुछ नहीं कह रहा हूं। पहला क्लबिंग प्रोविजन, असेट नॉट ट्रांसफर्ड, इनकम ट्रांसफर्ड, क्लबिंग विल अप्लाई, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। दूसरा क्लबिंग प्रोविजन, असेट ट्रांसफर्ड अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर्ड, क्लबिंग विल अप्लाई, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तीसरा प्रोविजन, असेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन and not under agreement to live apart, clubbing will apply, income will be clubbed in the hands of transferor. चौथा clubbing provision, asset transferred to son's wife without adequate consideration, clubbing will apply, income will be clubbed in the hands of transferor. अगला clubbing provision, asset transferred to any person AOP without adequate consideration for the benefit of spouse or son's wife, clubbing will apply, income will be clubbed in the hands of transferor. Asset transferred to HUF without adequate consideration, clubbing will apply, income will be clubbed in the hands of transferor. Subsequently on partition of HUF, if the asset is transferred back to the spouse of the transferor, the original transferor, clubbing will apply and income will be clubbed in the hands of the original transferor. Salary, commission, fees or remuneration earned by one spouse where other spouse has a substantial interest, clubbing will apply, income will be clubbed in the hands of the transferor who has the substantial interest. Income will be clubbed in the hands of the spouse who has substantial interest. Minor child की income parents के हाथ में club होगी। माइनर चाइल्ड में 2 एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन है अगर माइनर डिसेबल्ड है तो क्लबिंग नहीं अट्रैक्ट होगा, और दूसरा है कि अगर माइनर स्किल से इनकम कमाते हैं तो क्लबिंग नहीं अट्रैक्ट होगा। इसी प्रकार से सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, बोनस अर्न्ड बाय वन स्पाउस वेयर अदर स्पाउस हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो स्किल से इनकम है तो क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं होगा।
That is it. Thank you very much. We will be coming up with more revision lectures in the future. Thank you.